एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे सुनते ही कुछ भारी भरकम सा चीज़ लगता है और लगता है जैसे ये कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को इसमें कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और साथ में हम ये समझेंगे कि एपीआई आखिर होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसा कि मैंने बताया कि एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने अपना मोबाइल रिचार्ज तो किया ही होगा, एंड रिचार्ज करने के लिए हम कई सारे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं, लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे एट्सेट्रा। तो वहाँ हम सिंपली अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं एंड एक प्लान सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो हमारा मोबाइल रिचार्ज हुआ वो किसने किया? उस प्लेटफॉर्म ने जिसके थ्रू हमने पेमेंट किया, या उस टेलीकॉम कंपनी में जिसका सिम हम यूज़ कर रहे हैं? तो ऑब्वियस आंसर है कि जो रिचार्ज है वो टेलीकॉम कंपनी ने किया। तो अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि फिर उस प्लेटफॉर्म ने क्या किया, एंड जो डेटा हमने उस प्लेटफॉर्म पे फिल किया, लाइक अपना फ़ोन नंबर और प्लान, वो टेलीकॉम कंपनी तक गया कैसे? तो यहीं पर एंट्री होता है एपीआईज़ का। एपीआईज़ क्या करते हैं? वो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। जैसे जब हमने उस प्लेटफॉर्म पे अपना फ़ोन नंबर फिल किया, प्लान सेलेक्ट किया और पेमेंट किया, तो वो सारा जो डेटा था उसको एपीआई लेता है और टेलीकॉम कंपनीज के पास ले जाता है, और वहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज उस डेटा को प्रोसेस करती हैं एंड उसके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। जैसे अगर सारे स्टेप्स सही हैं और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो रिचार्ज डन हो जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स वो भेजती है सक्सेस का। एंड लेट्स से कुछ एरर आ जाता है, लाइक अगर कुछ सर्वर एरर हो गया या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उस केस में भी वो एक रिस्पॉन्स सेंड करते हैं रिजेक्शन का। तो वो जो रिस्पॉन्स है यानी सक्सेस या रिजेक्ट, इस रिस्पॉन्स को एपीआई लेता है और वापस से उस प्लेटफॉर्म पे ले आता है। और अगर हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें सक्सेस का मैसेज दिखता है, एंड अगर हमारा रिचार्ज फेल हो जाता है तो हमें एक फेलियर का मैसेज दिखता है। तो अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखें तो एपीआई एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, यानी कि वो डेटा को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ले जाता है। तो एक एग्जांपल तो ये हुआ। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं। अब उस वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है? तो फ्रंट एंड बेसिकली डील करता है यूआई से, बटन से, फॉर्म से, राइट। तो इन सारी चीज़ों से फ्रंट एंड डील करता है कि हमारा ओवरऑल वेबसाइट दिखेगा कैसा। बैक एंड में क्या होता है? तो बैक एंड डील करता है डेटा बेसिस से, यानी कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, ऑथेंटिकेशन वहाँ पर होते हैं, लॉजिक्स वहाँ डिफाइन होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को बैक एंड डील करता है। अब लेट्स से हमने एक वेबसाइट बना दिया, तो अगर यूज़र हमारे वेबसाइट पे आएगा तो पहले तो वो एंटर कैसे करे? उसे ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, मतलब वो वैलिड यूज़र है या नहीं। देन लेट्स से वो वैलिड यूज़र है और उसने हमारे वेबसाइट को एक्सेस किया, तो वो डिज़ाइन देखने थोड़ी आया है। यूज़र वहाँ पर डेटा को देखेगा। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो आप इंस्टाग्राम के यूआई को देखने थोड़ी जाते हो, आप वहाँ पर प्रोफाइल्स देखने जाते हो, और वो प्रोफाइल्स क्या है? वो डेटा है। तो अब यूज़र डेटा को एक्सेस कैसे करे? तो क्या आप उस केस में यूज़र को डेटाबेस का एक्सेस दोगे? ऑब्वियस आंसर है नहीं। यहाँ पर जो डेटा हमारा बैकएंड में पड़ा है उसे फ्रंट एंड पे कैसे लाएं? तो यही जो डेटा लाने का काम होता है वो होता है एपीआईज़ का। ओके, जो डेटा बैकएंड में पड़ा है उसे एपीआई बैकएंड से लेता है और फ्रंट एंड में दिखाता है। ऑल्सो अगर यूज़र लेट्स से कोई फॉर्म फिल करता है, लाइक अगर उसने लॉगिन किया, तो जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हम अपना कुछ डेटा वहाँ पर लिखते हैं, जैसे अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, ये क्रिएट करते हैं लॉगिन करते टाइम। तो लॉगिन करते टाइम जो हमने डेटा फिल किया वो बैकएंड में स्टोर भी होना चाहिए। तो अब ये डेटा बैकएंड तक जाए कैसे? क्योंकि वो डेटा तो हमने फ्रंट एंड पे फिल किया। तो उसी डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड तक ले जाने का काम भी होता है एपीआईज़ का। यानी कि ये जो एपीआई है ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच। अब यहाँ पर हो सकता है कि बैक एंड को हमने डिज़ाइन किया हो या किसी और ने डिज़ाइन किया हो। ओके, लाइक अगर आप कोई वेदर ऐप बनाते हो तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा आप खुद से इकट्ठा करो। हो सकता है वेदर का जो डेटा है वो किसी और ने इकट्ठा कर रखा है, और अगर उसने कोई एपीआई बनाया है तो आप सिंपली उस एपीआई के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि अक्सर हम एपीआई सीखने के बाद वेदर ऐप जब बनाते हैं तो ये काम करते हैं। तो आई थिंक आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एपीआईज़ होते क्या हैं। अब जो जो चीज़ें मैंने अभी बताया उन सारी चीज़ों को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो था एपीआई का फुल फॉर्म, जो कि है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट कि जो एपीआई है वो सिर्फ डेटा को इधर से उधर ले जाता है,
मतलब वो डेटा को कहीं स्टोर नहीं करता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है कि ये एक ब्रिज है फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच। एंड इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमने एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझा। आगे बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में जो अक्सर इनिशियली लोगों को होता है। जैसे जब आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनते हो तो आपको लगता है कि एपीआई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अगर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो इन दोनों के बीच में ये इंटरैक्शन का काम करता है। लेट्स से कोई एक वेबसाइट बना है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और दूसरा वेबसाइट बना है पाइथन का यूज़ करके, तो अगर उन दोनों को इंटरैक्ट करना है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था टेलीकॉम कंपनीज़ का और एक पेमेंट प्लेटफॉर्म का, तो वो जो दोनों वेबसाइट या सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हो सकते हैं। जैसे कोई हो सकता है जावा में लिखा हो, कोई जावास्क्रिप्ट में लिखा हो, या कोई पाइथन में लिखा हो। तो अगर उन दोनों को इंटरैक्ट करना है तो उस केस में एपीआई हेल्प करते हैं। सो ये पहला पॉइंट था कि एपीआईज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि एपीआई का मतलब बैक एंड, जबकि ऐसा नहीं है। एपीआई का मतलब सिर्फ बैक एंड नहीं होता, ये फ्रंट एंड में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इनफैक्ट अगर आप इसे फ्रंट एंड में यूज़ करते हो तो ये एक तरीके से हमारे वेबसाइट में जान डाल देता है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझ लेते हैं कि एपीआई का मतलब गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि एपीआई का मतलब सिर्फ गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता, इसमें कई सारे रिक्वेस्ट भी यूज़ होते हैं। ऑल्सो अगर आपको इन रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पता सो डोंट वरी, इसी वीडियो में हम इन सारी रिक्वेस्ट को समझने वाले हैं। देन चौथा मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझ लेते हैं कि एपीआई का मतलब जेसन, जबकि ऐसा नहीं है। जेसन सिर्फ एक फॉर्मेट होता है एंड इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ये कुछ 4 मिसकंसेप्शन थे जिनसे आप दूर ही रहो तो अच्छा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड वो है डेटा फॉर्मेटिंग। अब डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो जैसा कि हमने बात किया कि जो एपीआई है वो डेटा को इधर से उधर ले जाने के काम आता है, यानी कि एपीआई एक तरीके से डेटा का डिलीवरी बॉय है। तो जो डेटा है वो किसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने कोई वेबसाइट बनाया जो वेदर के डिटेल को शो करेगा कि आज का वेदर क्या है। सो उस वेबसाइट के लिए जो डेटा है उसे आप किसी एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो लेट्स से आपने वेबसाइट बनाया और आपने ये इमेजिन कर लिया कि जो डेटा है वो एक एरे के फॉर्म में आएगा, तो आप उस हिसाब से कोडिंग करोगे। लेकिन अगर डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया तो उस केस में आपने जो भी कोड लिखा वो एरर दे देगा, राइट? इसीलिए डेटा का एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जब एपीआईज का यूज़ करते हैं तो एपीआई के कई सारे फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं एंड उन्हीं में से कुछ डेटा फॉर्मेटिंग को आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला टाइप होता है जेसन, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एंड जेसन कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पर इसे देखते ही कई लोग ये समझ लेते हैं कि जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड नाम से ही हमें यही क्लियर होता है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ये। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो जेसन होता है उसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पहला तो जो जेसन है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंपल सा एक स्ट्रिंग है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जेसन प्योर स्ट्रिंग होता है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में फंक्शन अलाउड होते हैं एंड उन्हें हम मेथड्स कहते हैं। आई होप आपको याद होगा। बट जेसन में फंक्शंस अलाउड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेसन जो है ये प्रॉपर स्ट्रिंग होता है। ओके, मतलब अब स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख दो, उस पर कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं होते। दूसरा पॉइंट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको स्ट्रिंग शो कराना है तो उस केस में। बट जेसन में आप सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको सिर्फ डबल कोट्स का ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो कीज़ होते हैं वो डबल कोट्स में होते हैं, जबकि जब आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो वहाँ पर कीज़ ऐसे ही लिखे हुए होते हैं, मतलब वहाँ पर कोई डबल कोट्स नहीं होता। चौथा पॉइंट, जेसन में कोई भी कमेंट्स अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कमेंट लिखोगे तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा और वो इग्नोर नहीं होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर कोई भी कमेंट्स अलाउड नहीं होते। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जेसन कैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। सो ये एक तरीका होता है डेटा फॉर्मेटिंग का एंड ये जो जेसन वाला तरीका है ये 90% केसेस में यूज़ होता है। देन अगला फॉर्मेटिंग होता है एक्सएमएल, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब फॉर्मेटिंग का ये तरीका कुछ इस तरीके से दिखता है और पहले ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था बट अब जेसन यूज़ होता है। सो दूसरा टाइप ये था। तीसरा फॉर्मेट होता है फॉर्म डेटा,
यानी कि जैसे हम HTML में फॉर्म लिखते हैं तो उस फॉर्म में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक नेम, वैल्यू। तो उन्हीं एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म डेटा। देन तीसरा होता है प्लेन टेक्स्ट, यानी कि सिंपली हम नॉर्मल टेक्स्ट में डेटा को शेयर कर दें। जैसे कई बार अगर सर्वर एरर आता है तो हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं एरर या 404 एरर, तो ये प्लेन टेक्स्ट होते हैं। ओके, सो इस फॉर्मेट का भी हम यूज़ करते हैं बट ये काफ़ी कम यूज़ होता है। देन अगला फॉर्मेटिंग होता है यामल। अब इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका फुल फॉर्म होता है यामल आंट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि यामल कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। सो इसका फुल फॉर्म जो है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये भी एक फॉर्मेटिंग का तरीका है। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेंगे हमारा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी फॉर्मेटिंग टाइप्स होते हैं। तो हमने अभी बात किया कि यामल ये एक तरीका होता है फॉर्मेटिंग का। दूसरा होता है CSV। अब इसका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और नाम से यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर जो डेटा होगा वो कॉमा से सेपरेटेड होगा। सो CSV कुछ इस तरीके का होता है। एंड लास्ट फॉर्मेटिंग होता है बाइनरी फॉर्मेटिंग, यानी कि यहाँ पर बाइनरी नंबर्स का यूज़ होता है। अब आई थिंक आपको बाइनरी नंबर्स पता होगा 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 का यूज़ करके यहाँ पर फॉर्मेटिंग होता है डेटा का। सो ये कुछ तरीके थे फॉर्मेटिंग के एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि APIs होते क्या हैं, यानी कि ये डेटा के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह डेटा ले जाते हैं और ले आते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि अगर ये डेटा इधर से उधर ले जा रहे हैं तो उनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये जो डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है इसका कोई रूल भी तो होगा, और इन्हीं रूल को HTTP डिफाइन करता है। यानी कि अब हम बात करते हैं HTTP के बारे में। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ये एक तरीके से रूल बुक होता है जिसके अकॉर्डिंग क्लाइंट और सर्वर इंटरैक्ट करते हैं। एंड यही जो HTTP है ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट और रिस्पॉन्स का फॉर्मेट डिसाइड करता है। और एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये कोई डेटा को स्टोर नहीं करता, ये जस्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम ये देख लेते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट में आखिर होता क्या है। तो जब आप HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हो तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होते हैं। एक होता है हमारा URL, जैसे अगर आप YouTube पे जाना चाहते हो तो उसका एड्रेस लाइक youtube.com। देन उसके बाद होता है हमारा मेथड कि आप उस URL पे जाके क्या करना चाहते हो। एंड तीसरा चीज़ होता है हेडर्स, यानी कि ये सिंपली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होते हैं। और चौथा चीज़ होता है बॉडी, और इसी बॉडी में हमारा सारा डेटा होता है। यानी कि अगर आप कोई डेटा भेजना चाहते हो या कोई डेटा रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो इसी बॉडी में वो डेटा प्रेजेंट होता है। तो ये 4 चीज़ें होते हैं HTTP रिक्वेस्ट में। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की, यानी कि जब आप HTTP के थ्रू रिस्पॉन्स सेंड करते हो, यानी सर्वर जो रिस्पॉन्स सेंड करता है HTTP के थ्रू, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक स्टेटस कोड, अब ये बताता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ या एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट बताता है, एक तरीके से रिजल्ट का कोड बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 200 स्टेटस कोड, और मोस्ट कॉमन तो आपने 404 को बहुत बार देखा होगा। जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वो क्रैश कर गया है तो आपको 404 एरर देखने को मिलता है। तो वो जो 404 है उसी को हम स्टेटस कोड कहते हैं, और इनके बारे में भी हम जानेंगे कि कौन सा कोड किसे रेफर करता है। सो एक होता है स्टेटस कोड, दूसरा होता है हेडर्स यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमने अभी बात किया, एंड तीसरा होता है बॉडी, यानी कि जो सर्वर है वो भी कुछ डेटा सेंड कर सकता है, तो वो जो डेटा है वो बॉडी में होता है। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। आपने कई बार ये सुना भी होगा कि एक HTTP होता है और HTTPS होता है, और काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा कि जो HTTPS होता है उसमें S का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि S वाला ज़्यादा सिक्योर होता है एंड HTTP थोड़ा कम सिक्योर होता है। तो ये जो सिक्योरिटी है इसका मतलब क्या है, तो इसे समझते हैं। तो जब भी हम रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स HTTP के थ्रू भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है या जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट में है तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी उसे रीड कर सकता है, राइट। लेकिन जो HTTPS होता है उसमें जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। अब व्हाट्सएप के केस में आपने ये टर्म को सुना होगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, राइट। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या,
इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटा है, लेट्स से जो हमारा पासवर्ड है, तो अगर आप पासवर्ड टाइप करते हो ABCD123, तो ये पासवर्ड जब बैकएंड तक जाएगा, तो अगर ये HTTP के थ्रू जा रहा है तो ये एज इट इज़ जाएगा, मतलब बीच में कोई भी चाहे तो इसे रीड कर सकता है, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन अगर ये HTTPS के फॉर्म में जाएगा तो ये एकदम रैंडम टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा, और इस बीच अगर कोई इस डेटा को पढ़ता भी है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और बैकएंड के पास जाने के बाद ये वापस से डिक्रिप्ट होता है, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा था वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है, और इसी तरीके को HTTPS यूज़ करता है। सो आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि HTTP में मेथड्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि हमने ये देखा कि जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो URL के बाद एक मेथड आप डिफाइन करते हो, तो मेथड कौन कौन से होते हैं। तो HTTP में बेसिकली हम 5 मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें पहला है गेट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पुट, चौथा पैच और पांचवा डिलीट। अब एक एक करके इन पांचों मेथड्स को भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है गेट। गेट नाम से ही क्लियर होता है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है ये डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि फ्रंट एंड में अगर आप किसी डेटा को शो कराना चाहते हो और वो डेटा बैक एंड में पड़ा है, तो ये तो हमने समझ लिया कि उस डेटा को बैक एंड से फ्रंट एंड तक लाने का काम API का है। और API को हम भेजेंगे कैसे? तो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। और जब वो रिक्वेस्ट बैक एंड तक जाएगा तो वहाँ पर अगर हमने गेट मेथड भेजा होगा तो बैकएंड ये समझ जाएगा कि हाँ डेटा की मांग हो रही है, मतलब उसे डेटा भेजना है। तो गेट मेथड डेटा को एक्सेस करने के काम आता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट, ये मेथड डेटा को डेटाबेस से लाता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करता। एंड ये ऑब्वियस भी है कि जब आप डेटाबेस से कोई डेटा निकाल रहे हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तीसरा पॉइंट, ये सबसे सेफ और कॉमन मेथड होता है। सेफ किस लिए? क्योंकि ये डेटाबेस को चेंज नहीं कर रहा। देन जो अगला मेथड होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या कि अगेन ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप किसी चीज़ को भेज रहे हो। तो ये जो मेथड है ये डेटाबेस में किसी नए डेटा को ऐड करने के काम आता है। लेट्स से अगर आप इंस्टाग्राम पे एक नए यूज़र हो और लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करते वक्त आप क्या करते हो? आप वहाँ पर एक यूज़र नेम लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो, पासवर्ड लिखते हो, राइट। अब वो जो सारा डेटा है वो कहाँ जाता है? तो वो सारा डेटा इंस्टाग्राम के डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। अब वो स्टोर कैसे होगा? तो API के थ्रू। और API अगर उस डेटा को बैकएंड तक ले जाएगा तो बैकएंड को पता कैसे चले? तो वो पता चलता है मेथड्स के थ्रू। कौन से मेथड? पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड कुछ इसलिए यूज़ होता है। एंड अगेन इसमें भी कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट ये कि इस केस में सर्वर साइड में एक नया डेटा क्रिएट होता है। देन इसमें बॉडी अलाउड होता है। अब हमने कुछ देर पहले ये देखा कि बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी में वो डेटा होता है जिसे हम सेंड या रिसीव कर रहे हैं। तो पोस्ट में बॉडी इसलिए अलाउड होता है क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को भेजना चाहते हैं। अब डेटा को भेज रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि उसमें बॉडी होगा ही, क्योंकि उसी के थ्रू तो हम डेटा भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप सेम पोस्ट रिक्वेस्ट को 2 बार भेजोगे तो डेटाबेस में 2 डेटा क्रिएट हो जाएगा। ओके, मतलब वहाँ पर ये चेक नहीं होता कि पहले से कोई डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जब हम बैकएंड का कोड लिखते हैं तो वहाँ पर हम प्रॉपर लॉजिक लिखते हैं कि जो डेटा आया, अगर वो डेटा पहले से बैकएंड में एग्जिस्ट करता है तो उसे ऐड मत करो, एंड अगर वो नहीं करता तभी उसे ऐड करो। तो ये लॉजिक आपको खुद से लिखना होता है। ओके, सो ये था पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं पुट रिक्वेस्ट के बारे में। पुट क्या करता है? तो पुट रिक्वेस्ट डेटा को अपडेट करने के काम आता है। यानी कि जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो कई बार आपने अपने नेम को चेंज किया होगा या अपने फ़ोन नंबर को चेंज किया होगा। तो जो डेटा आप चेंज करते हो तो वो डेटा एक्चुअल में बैकएंड में भी चेंज होता है। बैकएंड यानी डेटाबेस में भी चेंज होता है। तो वो कैसे हो पाता है? तो वो होता है पुट रिक्वेस्ट के थ्रू। अब पुट रिक्वेस्ट में अगर आप डेटा को अपडेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डेटा भी भेजना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी बॉडी अलाउड होता है। ओके, देन अगला रिक्वेस्ट होता है पैच रिक्वेस्ट। अब पैच रिक्वेस्ट भी डेटा को अपडेट करने के काम आता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी कि पुट भी डेटा को अपडेट कर रहा है, पैच भी डेटा को अपडेट कर रहा है। सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि पुट पूरे डेटा को अपडेट करता है, जबकि पैच किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करता है। तो लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एंड सो ऑन।
सो ये सारा डेटा हमारे पास है। तो अगर हमें लेट्स से स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना है तो ये अपडेशन का काम हुआ। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक पुट रिक्वेस्ट के थ्रू और एक पैच रिक्वेस्ट के थ्रू। तो अगर हम पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं इस डेटा को अपडेट करने के लिए तो उस केस में हमें पूरा डेटा सेंड करना होगा, यानी कि हमें नेम भी भेजना पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम उसे चेंज नहीं करना चाहते फिर भी हम नेम भेजेंगे, रोल नंबर भेजेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एंड उसमें सारी चीज़ें सेम होंगी, बस रोल नंबर अलग होगा। तो ये हुआ पुट रिक्वेस्ट के केस में। या फिर अगर आपको सारे डेटा को ही चेंज करना है, लेट्स से स्टूडेंट का नेम भी अलग होना चाहिए, फादर्स नेम भी अलग होना चाहिए, मदर्स नेम भी अलग होना चाहिए, तो उस केस में आप ऑब्वियसली पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को अपडेट करना है लाइक रोल नंबर, तो उस केस में आप पैच रिक्वेस्ट का यूज़ करोगे और बॉडी में आप सिर्फ रोल नंबर पास करोगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो पुट रिक्वेस्ट में सारे डेटा को भेजना होता है या फिर सारा डेटा अपडेट होता है, एंड पैच रिक्वेस्ट में हम सिर्फ उसी डेटा को भेजते हैं जिसे हमें अपडेट करना है। एंड दोनों केसेस में बॉडी जो है वो अलाउड होता है। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक अब आप खुद सोच सकते हो कि जब हमें कुछ चीज़ को अपडेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें नए डेटा को भेजना होगा, और नया डेटा हम कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? तो बॉडी के थ्रू। सो इसलिए इन दोनों में बॉडी अलाउड होता है। देन जो हमारा लास्ट रिक्वेस्ट है वो है डिलीट, यानी कि अगर हमें किसी डेटा को डिलीट करना है डेटाबेस से तो उसके लिए हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, एंड इस रिक्वेस्ट में जो बॉडी होता है वो ऑप्शनल होता है। सो ये थे सारे HTTP रिक्वेस्ट के टाइप्स, एंड आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी हमारा API का डिस्कशन क्लोज नहीं हुआ, इसमें कई सारी चीज़ें और हैं, जैसे REST APIs क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड सो ऑन। सो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड तब तक अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।